केवल मनोरंजन ही नहीं, कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। आप लोगों को पता होगा ये कवि कर्म को रेखांकित करने वाली पंक्तियाँ किस कवि की हैं। ये पंक्तियाँ हैं मैथिली शरण गुप्त की। मैथिली शरण गुप्त आधुनिक काल की द्विवेदी युगीन धारा के प्रमुख राष्ट्रीय कवियों में गिने जाते हैं। परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाता है, राष्ट्रीय धारा के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं। मैथिली शरण गुप्त, नाथूराम शर्मा शंकर, गया प्रसाद शुक्ल सनेही, राम नरेश त्रिपाठी, राय देवी प्रसाद पूर्ण, रामचरित उपाध्याय इस धारा के प्रमुख कवियों में गिने जाते हैं। मैथिली शरण गुप्त का जन्म 1886 ईस्वी में चिरगांव झांसी में हुआ था और इनका निधन 1964 में हुआ। 1886 में जन्म होने से 1986 में इनका जन्म शताब्दी वर्ष राजस्थान के झालावाड़ के राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के रूप में मनाया गया था। हमारा सौभाग्य है कि हमने इस संगोष्ठी में सक्रिय भागीदारी की थी। राष्ट्रीय काव्यधारा के प्रमुख कवि मैथिली शरण गुप्त अपने समय में भी सर्वाधिक लोकप्रिय कवियों में गिने जाते थे। यदि इनकी प्रारंभिक रचनाएं देखें तो इनकी प्रारंभिक रचनाएं वैश्योपकारक पत्र में प्रकाशित होती थी। 1905 में यह प्रथम बार सरस्वती में प्रकाशित हुए। इनकी प्रथम कविता जो सरस्वती में छपी थी वह 1905 में छपी थी और उसका नाम था हेमंत। इन्होंने लगभग 40 कृतियां लिखी हैं, जिनमें से कुछ का परिचय हम आपको यहाँ पर उपलब्ध करवाते हैं। इनकी प्रथम पुस्तक यदि देखें तो 1909 में प्रकाशित हुई थी, जो इनका प्रबंध काव्य है और उसका नाम है रंग में भंग। यह रचना चित्तौड़ बूंदी से संबद्ध राजपूती आन बान शान की कथा है। इनकी दूसरी रचना जयद्रथवध 1910 में प्रकाशित हुई। यह रचना राष्ट्र की बलिवेदी पर जीवन उत्सर्ग करने वाले युवक की अद्भुत दास्तान है। 1912 में इनकी भारत भारती प्रकाशित हुई थी और सर्वाधिक प्रसिद्धि का कारण, या कहना चाहिए मैथिली शरण गुप्त की प्रसिद्धि का कारण, भारत भारती ही रही है। भारत के अतीत के गौरव का गान, भूत व वर्तमान की विषम दशा का वर्णन इसमें बहुत सुंदर तरीके से किया गया है। इसमें भविष्य निरूपण का प्रयत्न नहीं है। इसकी भाषा सीधी सादी है, खड़ी बोली हिंदी है। राष्ट्रीय चेतना पूर्ण मुखरित इसकी राष्ट्रीय भावना ने हिंदी जगत में एक नई हलचल मचा दी थी। इन्होंने इसमें भारत को सगुण मूर्ति सर्वेश माना है। इनकी पंक्ति है, हे मातृभूमि तू धन्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। इनकी और पंक्तियां जो प्रसिद्ध रही हैं
उनमें से हम एक दो पंक्ति देखते हैं। क्षत्रिय सुनो अब तो कुशल, क्षत्रिय सुनो अब तो कुयश की कालिमा को मेट दो, निज देश को जीवन सहित तन मन तथा धन भेंट दो। और भी उत्साहवर्धक पंक्तियां हैं जो हमें अपनी स्थिति के बारे में, आत्म मनन, आत्म मंथन के बारे में कहती हैं। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारो आज मिलकर, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। इनकी एक अन्य रचना है पंचवटी, जो 1925 में प्रकाशित हुई थी। इसमें लक्ष्मण के चरित्र का उत्कर्ष वर्णित है। झनकार 1929 में प्रकाशित हुई थी, जो खंड काव्य है। रहस्यवाद की झलक इसमें प्राप्त होती है। साकेत 1931 में प्रकाशित इनकी बहुत प्रसिद्ध रचना है। चूंकि मैथिली शरणगुप्त राम भक्त कवि थे और इनकी साकेत राम कथा पर आधारित महाकाव्य है। इसका प्रेरणा स्रोत पूछ लिया जाता है परीक्षा में, आरएस तक में पूछा जाता है साकेत का प्रेरणा स्रोत क्या है। तो साकेत का प्रेरणा स्रोत है रविंद्रनाथ टैगोर का काव्यतर उपेक्षिता लेख। साकेत का अर्थ होता है अयोध्या। साकेत में 12 सर्ग हैं। इसका प्रारंभ सरस्वती वंदना से हुआ है और इसका जो रचना काल रहा है, प्रकाशित तो 31 में हुई है, पर इसका रचना काल 1916 से 31 तक का माना गया है। इतने वर्ष लगे उन्हें लिखने में। इसमें इतिहास में उपेक्षित नारी पात्र लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला की व्यथा का चित्रण किया है और उसे प्रतिष्ठा प्रदान की है। नायिका उर्मिला सर्वाधिक मार्मिक पात्र है और उसके द्वारा अभिव्यक्त भावनाएं 9वें सर्ग में प्रस्तुत की गई है। इसलिए साकेत का सर्वाधिक मार्मिक अंश है वह 9वां सर्ग है, जिसमें उर्मिला की व्यथा, वीर्य व्यथा विशद रूप से चित्रित है। यह काव्य छायावादी गीत पद्धति का सुंदर प्रयोग कहा जा सकता है। गुप्त की कुछ पंक्तियां यहाँ पर हम देखते हैं। राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। और देखिए, निरखी सखी ये खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने नयन इधर मनवाए। ये पंक्तियां इस तरह की है जो दे दी जाती है परीक्षा में, प्रतियोगी परीक्षाओं में भी दी जाती है और पूछा जाता है ये पंक्तियां किसकी है, किस रचना की है। इसलिए हमने यहाँ पर आपको उपलब्ध करवाई है। रचना के सभी पात्र कवि की मौलिक उद्भावना के रूप में मानवीय धरातल पर चित्रित हैं। 1 से लेकर 8 सर्ग में राम अभिषेक तैयारी से लेकर चित्रकूट में राम भरत मिलाप तक का वर्णन है। 8वें सर्ग में कैकेयी का पश्चाताप अभिव्यक्त किया है, जो इनकी मौलिक उद्भावना है। 9 और 10 में वियोग वर्णन वर्णित है। यशोधरा 1932 में प्रकाशित इनका नारी मन को अभिव्यक्त करने वाला एक अन्य काव्य है, जिसमें गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना पर आधारित नारी की वेदना, नारी जीवन की ऐसी मार्मिक अभिव्यक्ति की गई है कि आलोचकों ने साकेत से बढ़कर इस रचना को माना है। इसकी बहुत प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। सखी वे मुझसे कहकर जाते, इसी तरह
जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध इनकी पंक्तियां हैं और बहुत जगह प्रयोग भी की जाती है। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। इनकी भाव व्यंजना गीतों में अभिव्यक्त हुई है। 1936 में इनका द्वापर प्रकाशित हुआ था, जिसमें यशोदा, राधा, कंस आदि का मार्मिक चित्रण है। द्वापर का कुछ अंश ही हमारे कोर्स में रखा गया है, पाठ्य पुस्तक में है। यशोधरा का भी है, जिनकी विस्तृत जानकारी हम उनकी व्याख्या के दौरान प्राप्त करेंगे। जय भारत इनका 1952 में प्रकाशित एक अन्य ग्रंथ है। विष्णुप्रिया 1957 में प्रकाशित एक अन्य ग्रंथ है। चैतन्य महाप्रभु की वियुक्ता पत्नी का त्याग व तप इसमें प्रदर्शित किया गया है। रामायण कालीन संस्कृति की झलक देने वाला इनका काव्य है प्रदक्षिणा। अतुकांत छंद में लिखी गई इनकी रचना है मेघनाथ वध। इन्होंने 3 नाटक भी लिखे हैं, तिलोत्तमा, चंद्रहास और अनख। अनख में बौद्धकालीन संस्कृति से संबंधित वर्तमान किसान आंदोलन का रंग प्रधान रूप से अभिव्यक्त हुआ है। इनकी अन्य रचनाएं सिद्धराज, वैतालिक, किसान, अर्जन और विसर्जन, विकट भट्ट, मंगल घट, प्लासी का युद्ध, गुरुकुल किसान इत्यादि हैं। 2 प्रबंध जो हमें याद रखने हैं, साकेत, भारत भारती, यशोधरा। इनकी वह काव्य हैं जो काव्यत्व का पूर्ण विकास दर्शाते हैं। इनकी प्रसंग योजना प्रभावी बन पड़ी है, भाषा साफ सुथरी है, काला अनुसरण की क्षमता के कारण जनता के प्रतिनिधि कवि कहलाते हैं। प्रश्न पूछ लिया जाता है, मैथिली शरण गुप्त जनता के प्रतिनिधि कवि क्यों कहलाते हैं? इसलिए हमें याद रखना है, काला अनुसरण की क्षमता वह विशेषता है जो इन्हें जनता का प्रतिनिधि कवि घोषित करती है।